हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, तो पोषक पदार्थ पे कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक। मतलब कि ये आज मुझे पढ़ाना है। क्या है पढ़ना है आज? पोषक पदार्थ। इससे पहले हमने कई सारे जीव विज्ञान की क्लास को ले चुका हूँ अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। और हमने इसी के ये लूसेंट की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे पहले हमने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक की एनालिसिस करा चुका हूँ। अर्थात ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि बीपीएससी पीआरटी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और चलिए आज पढ़ेंगे पोषक पदार्थ। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार का होता है। पहला है ऊर्जा उत्पादक, वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है उपापचयी नियंत्रक, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे कि विटामिन, लवण एवं जल। तीसरा है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत कार्य करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ वे पोषक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं या मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल। आनुवांशिक पदार्थ वे पोषक पदार्थ होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण। ये मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए ये पोषक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर के बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अर्थात कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु के अनुपातों से मिलकर के ये बना होता है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% की पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो हम एक एक कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो पहला पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। मोनोसेकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे कि ग्लूकोज, लैक्टोज और मैनोज, ट्राइओज आदि। ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज आदि। दूसरा भी पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के ये सुक्रोज का निर्माण करते हैं, वही ग्लूकोज और ग्लूकोज का मिलकर के मल्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज और लैक्टोज मिलकर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर के लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो समझेंगे फिर से कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके माल्टोज
और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के लैक्टोज का निर्माण करते हैं। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ये आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। तीसरा है विटामिन सी का निर्माण करना और डी नंबर है न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना और ई नंबर है जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और शलजम ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है और ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत ये दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कितना ग्राम? 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मिक प्रोटीन और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन हैं जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबुलिन्स, तीसरा है हिस्टोन आदि। और संयुग्मी जो होते हैं, संयुग्मी प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं ये संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन हैं जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और पेप्टाइड आदि। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य। ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी या रोग हो जाता है। क्वाशियोरकोर या मरासमस नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। आगे हम यहाँ पे जानेंगे कि ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। क्वाशियोरकर इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल आता है। इसे हम क्वाशियोरकर कहते हैं। मरासमस
इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मरासमस में इस रोग में बच्चों की जो मांसपेशियां होती हैं ये ढीली हो जाती हैं। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। वसा जो है ये ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हों तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार का होता है, पहला है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों से मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल संतृप्त तेल कहलाते हैं। तो संतृप्त तेल कौन सा तेल होता है? जो केवल नारियल का तेल होता है, और ताड़ का तेल केवल संतृप्त तेल कहलाते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का मुख्य कार्य ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर के शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती हैं और आहार को रुचिकर बनाती हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती हैं। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाते हैं। विटामिन का जो आविष्कार है ये फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का होता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का जल में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन जो के है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन जो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर के आवश्यकताओं के द्वारा नहीं हो सकता है एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रोल के द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं के द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। अब यहाँ पे सारा विटामिन के बारे में दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि रासायनिक नाम दिया है, कमी से होने वाला रोग है और कमी से होने वाला रोग है, फिर उसके स्रोत हैं और रासायनिक नाम और विटामिन ए से रेटिनॉल, ये मतलब कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कमी से होने वाले रोग में रतौंधी संक्रमणों का खतरा
और जीरोप्थेल्मिया बेरी बेरी घोवे। और मतलब कि ये विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी संक्रमण का खतरा, जीरोप्थेल्मिया, ये जो है इसके प्रमुख कारण, मतलब कि कमी के होने से रोकना। लेकिन इसके जो स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर, साग, सब्जी, मछली युक्त तेल है। वही विटामिन B1 जो है इस थायमीन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। मूंगफली तेल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां आती हैं। फिर विटामिन B2 की तरफ से राइबोफ्लेविन, ये त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जीवा का फटना, ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। वही खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B3 जो है ये निकोटिनेमाइड या नियासिन, पेलाग्रा, त्वचा, दाद या 4D सिंड्रोम, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। अगला है B5 जो है इसे हम पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। इसकी कमी से होता है बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि का होना। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। B6 जो है ये पायरिडॉक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग होता है। और यकृत, मांस, अनाज, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। एनीमिया अथवा त्वचा रोग। विटामिन B7 से बायोटिन जो है ये लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये इसके मतलब कि जो बायोटिन जो हैं ये लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना बताया गया है। फॉलिक अम्ल जो है ये एनीमिया और पेचिस रोग के लिए फॉलिक अम्ल होता है। साइनोकार्बोलिमिन, ये एनीमिया पांडुरंग से होता है। और इसके प्रमुख स्रोत में आते हैं मांस, मछली और कलेजा। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्बी, मसूड़े का फूलना, रिकेट बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया अर्थात वयस्क में, तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, मछली युक्त तेल, दूध, अंडे आदि बताना है। विटामिन E से टोकोफेरॉल, जन्म शक्ति का कम होना, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल खाना चाहिए। फ्लोविन जो रक्त का थक्का न बनता हो, टमाटर, हरी सब्जी और सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती हैं। जल के बारे में पढ़ेंगे। जल, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। जल के प्रमुख कार्य। जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन के द्वारा नियंत्रित करता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं और पानी में आर्सेनिक विष के कारण संपन्न होती हैं। अगला 6 नंबर पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल ये कार्बनिक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में DNA व RNA के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है आनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। खनिज लवण। मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। खनिज लवण जो है मनुष्य खनिज भूमि से न प्राप्त करके भोजन के रूप में प्राप्त करता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में लगभग 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। ये शरीर
कुल वजन का 4 से 5% होते हैं। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार्य। अब यहाँ पे खनिज दैनिक मात्रा में इनका कितना लेना चाहिए, प्रमुख स्रोत और इसके जो कार्य हैं। तो जो सोडियम है और सोडियम क्लोराइड के रूप में सोडियम खनिज सोडियम क्लोराइड के रूप में दैनिक मात्रा 2 से 5 ग्राम, और इसके जो मुख्य स्रोत हैं ये साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध से प्राप्त होता है। इसके जो कार्य हैं ये सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबंध पेशियों का संकुचन, तंत्र का तंत्र में, तंत्र का आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट संतुलित बनाए रखना। वही पोटेशियम 1 ग्राम डेली, मतलब 1 ग्राम डेली इसका मात्रा होना चाहिए। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। सामान्यतः कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। ये निम्न अपक्रियाओं के लिए आवश्यक है। कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अपक्रियाएं हैं। पेशी संकुचन, तंत्र का आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट संतुलन बनाए रखना। कैल्शियम लगभग 1.2 ग्राम, दूध, पनीर, अंडा, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली। यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्पंदन में भूमिका, पेशी संकुचन प्रक्रिया में संबंध। फास्फोरस 1.2 ग्राम, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई आटा, कलेजी तथा गुर्दे। कैल्शियम से संबंध होकर के दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करना, ये शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लौह जो 25 mg से 35 mg, मतलब कि 25 मिलीग्राम बालक को और 35 मिलीग्राम जो है ये बालिका को ज़रूरत है। कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक और चौकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़ खाने से आयरन प्राप्त होता है। आयरन जो होता है ये लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। ये ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आयोडीन 20 ग्राम डेली लेना चाहिए। मछली, समुद्री खरपतवार, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन, नमक, यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। गलकंड से बचने के लिए भी मैग्नीशियम जो है ये अत्यल्प, ये सब्जियों से प्राप्त होता है और पेशी तंत्र एवं तंत्र का तंत्र की क्रिया हेतु कैंसर से बचाव के लिए किया जाता है। जस्ता अत्यल्प यकृत एवं मछलियों से प्राप्त होता है इंसुलिन कार्यकी के लिए। तांबा जो है ये भी अत्यल्प मांस, मछली, यकृत एवं अनाज से प्राप्त होता है। ये हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहन के रूप में। कोबाल्ट जो है अत्यल्प मांस, मछली एवं जल में प्राप्त होता है। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु। पोषण, संतुलित पोषण जो है ये पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन C का अभाव होता है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग और स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 500 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट C6H5COONA का प्रयोग किया जाता है। भोजन और उसके अवयव। भोजन वे पोषक पदार्थ हैं जिनको जीव कार्य करने के लिए वृद्धि और ऊतकों की
टूट फूट की मरम्मत करने के लिए तथा विभिन्न जीव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है। इसे 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरा है शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ एवं तीसरा है प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। राष्ट्रीय पोषण एवं हैदराबाद अनुसंधान संस्थान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मतलब कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये हैदराबाद में है, वही केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये लखनऊ में है। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं, कार्य की प्रकृति, पुरुष और स्त्री, हल्का कार्य करने वालों को 2000 कैलोरी और स्त्रियों को 2100 कैलोरी, वही 8 घंटे कार्य करने वाले पुरुषों को 3000 कैलोरी, वही महिलाओं को 2500 कैलोरी चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले को 3600 कैलोरी, वही 3000 कैलोरी स्त्रियों को चाहिए। तो यह है संतुलित आहार और उनकी तालिका दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे है मानव रोग। अब यहाँ पे मलेरिया जो है प्रभावित अंग क्या होता है, परजीवी, वाहक मच्छर और इसके क्या लक्षण हैं। तो मलेरिया जो है इससे प्रभावित अंग होता है तिल्ली एवं आरबीसी जो है ये प्रवाहित हो जाता है, प्रभावित अंग हैं। परजीवी जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। वाहक मच्छर हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है और ठंड के साथ बुखार आता है, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। पायरिया जो है ये मसूड़ों में, इस मसूड़े जो हैं प्रभावित हो जाते हैं। एंटी अमीबा जिंजवेलिस और मसूड़ों से रक्त का निकलना। सोने की बीमारी जो है मस्तिष्क क्या है प्रभावित होता है। और इसके जो परजीवी हैं ट्रिपेनोसोमा सीसी मक्खी, या मतलब कि जो वाहक मच्छर क्या है सीसी मक्खी से बहुत नींद के साथ बुखार आना। पेचिस जो है आंत में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होना। काला ज्वार अस्थमंजा से, लीशमैनिया डोनावानी बालू मक्खी से होता है तेज बुखार का आना। फिर है जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। जीवाणुओं से होने वाले रोगों में ये परजीवी से होने वाला अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाले ये रोग थे। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग क्या हैं, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला ज्वार है, जो ये सोने से मतलब कि ये प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियां हैं। वही अब आएंगे जानेंगे जीवाणुओं से होने वाले बीमारियों के नाम। तो जीवाणुओं से टिटनेस होता है, तो प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। जीवाणुओं का नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हैजा से आंत प्रभावित अंग है, हैजा बीमारी आंत से इसके प्रभावित अंग है। और विब्रियो कॉलेरी लगातार दस्त और उल्टी का आना। टाइफाइड जो है प्रभावित अंगों में आता है। साल्मोनेला टाइफी तेज बुखार एवं सिरदर्द। क्षय रोग जो है फेफड़ा प्रभावित अंग है फेफड़ा, और इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बार बार खांसी के साथ कफ रक्त का निकलना। डिप्थीरिया जो है श्वास नली से प्रभावित अंग है, और डिप्थीरिया श्वास नली और ये फैलता है। जीवाणुओं के नाम जो हैं कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरी, सांस लेने में कठिनाई एवं दम का घुटना। फ्लेग जो है फेफड़ा और कार्बा दोनों पैर के बीच प्रभावित अंग है, और ये होगा पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा बहुत तेज बुखार, शरीर में गिल्टियाँ हो जाती हैं। काली खांसी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और हीमोफिल्स परट्यूसिस लगातार खांसी का आना। और निमोनिया जो है फेफड़ों प्रभावित अंग है फेफड़ा, और डिप्लोकोस न्यूमोनी तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन का आना। कोढ़ जो होता है ये तंत्रिका तंत्र इसके प्रभावित अंग हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री शरीर पर चकते तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। गोनेरिया मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, और जीवाणुओं के जो नाम हैं नाइसेरिया गोनोरियाई मूत्र मार्ग में सूजन हो जाना। सिफिलिस है शिशन में प्रभावित अंग हैं, और जीवाणु जो हैं ट्राइपोनमा पैलिडम शिशन में घाव का हो जाना।
और मैकुलॉच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच के द्वारा की जाती है। लेबरन 1980 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। डोनाल्ड रॉस 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी के द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में क्विनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की और लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की थी। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, तो विषाणुओं से होने वाला रोग, और इससे पहले हमने भी पढ़ा था कि जीवाणुओं से होने वाले रोग, तो जीवाणुओं से होने वाला रोग में आता है टिटनस हुआ, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गोनोरिया और सिफिलिस जो हैं, ये जो इतने मतलब जो हैं ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। अब पढ़ेंगे विषाणुओं से होने वाले रोगों के नाम। तो विषाणुओं से जैसे कि एड्स है, प्रभावित प्रतिरक्षा प्रणाली HIV विषाणुओं के नाम हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना। डेंगू ज्वर संपूर्ण शरीर, खास कर सिर, अरबोवायरस, आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द का होना। और हड्डी तोड़ बुखार, ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार, आँख एवं जोड़। पोलियो जो होता है ये गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान से होता है। विषाणुओं के नाम पोलियो, ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। मिक्सो वायरस से फैलता है। गल, शोथ एवं छींक, बेचैनी आना, ये इन्फ्लुएंजा से हो जाता है। चेचक है, ये संपूर्ण शरीर में वेरियोला वायरस से होता है। तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने फैल जाते हैं। छोटी माता संपूर्ण शरीर वेरिसेला वायरस से फैलता है। हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएं फैल जाती हैं। गल शोथ जो है पैराथायरॉयड ग्रंथि से होता है। ज्वर के साथ मुंह खुलने में कठिनाई। खसरा जो है संपूर्ण शरीर और मोरबिली वायरस से होता है। शरीर पर लाल दाना हो जाता है। ट्रेकोमा जो है आँख में फैलता है। आँख लाल होना, आँख में दर्द होना, ये ट्रेकोमा के लक्षण हैं। और हिपेटाइटिस या पीलिया यकृत प्रभावित अंग है और पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है। रेबीज जो होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रैबिडो वायरस से फैलता है। रोगी पागल हो जाता है। जीभ बाहर निकालता है। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क प्रभावित अंग है। तेज बुखार का आना। हर्पीस जो है त्वचा प्रभावित होती है। हर्पीस से होता है त्वचा में सूजन हो जाता है। तो ये जीवाणुओं से होने वाले रोग के नाम हैं। तो कौन कौन से हैं? एड्स हुआ, डेंगू ज्वर हुआ, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोथ, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिनजाइटिस और हर्पीस जो हैं ये सभी विषाणुओं से होने वाले रोगों के नाम हैं। जीका बुखार जिसे जीका रोग के नाम से जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है। जीका बुखार मुख्यतः एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना होती है। ये रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है और शिशु के सिर के अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है। इसके अधिकांश मामले 60 से 80% में कोई लक्षण नहीं दिखते। यदि कोई लक्षण दिखते तो हैं वे लक्षण इस प्रकार होते हैं: बुखार, लाल आँखें, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते आदि। हेलिम्स द्वारा होने वाली बीमारी। अतिसार इस रोग का कारण। अंत में मौजूद एस्केरिस
लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतः परजीवी प्रोटोजोआ है जो घरेलू मक्खी के द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। फाइलेरिया, ये रोग फाइलेरिया बैंकोफटाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश में होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी क्या है? फफूंद के द्वारा होने वाली बीमारी, तो इससे पहले इसमें कई सारा है, तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो फफूंद के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्या है फफूंद? फफूंद द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबाएँ। और आप सभी को इस वीडियो के सारे इस चैनल के सारे वीडियो को देखना चाहिए, या इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आपको उन्हें बार बार देख करके रिवीजन करना चाहिए। तभी आपको तैयारी एक अच्छी तैयारी होगी, बेस्ट तैयारी होगी। तो चलिए मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।